बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कराची के अतराफ में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका और लेकिन साथ साथ ये भी है कि आज पूरे दिन जिस तरह से बादल मंडरा रहे थे, लोग ये भी सोच रहे थे कि खुदा करे कि बारिश हो जाए, लेकिन साथ साथ एक खौफ भी है कि इस बारिश के बाद जो तबाही कराची का शहर भुगतता है उसका आखिर क्या होगा। जगह जगह गड्ढे और ये जो सड़कें टूटी हुई हैं, नालों की सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम अब तक नहीं है। इसमें क्या सूरत हाल है और कोई प्लानिंग की भी गई है कि नहीं की गई। जब मनसूबा बंदी की बात आती है तो कराची के तमाम स्टेक होल्डर एक दूसरे पे बात डाल के अपने दामन को बिल्कुल झाड़ के बैठ जाते हैं कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते, ये कसूर फला का है। कराची वो सिटी के जहां पे बल्दियाती सिस्टम कायम है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जाते। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे बात डाल के अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाता है कि जनाब ये तो हम कर नहीं सकते। होगा उस वक्त कि जब ये बारिशों का सिलसिला कराची में शुरू होगा और उसके बाद आप भी देखेंगे कि ना सिर्फ यहाँ पे आमदोरफ्त के मसाइल खड़े होंगे, बल्कि साथ साथ ना सिर्फ बिजली होगी बल्कि आपको एक्सीडेंट के वाकयात में भी इजाफा नजर आएगा। होता कुछ यूं है कि जिस तरह से खुदाई का काम चल रहा है और आपको जगह जगह सड़कें खुदी हुई नजर आ रही हैं, उसके बाद बारिश का पानी उसमें जमा होता है और फिर एक्सीडेंट की सूरत हाल पैदा होती है। साथ साथ नालों की सफाई भी एक अहम इशू है। ये बात आप कराची में पहले भी देख चुके हैं और वो कहते हैं ना कि जब वाकया होता है तब हमें होश आता है कि जनाब ये भी कुछ हो रहा है। और ये यूं कि आप पिछले सालों में ये देख चुके हैं कि किस तरह से नालों के ऊपर तामीरात होने पे सवाल उठाए गए कि जहां पे नाले थे उसके ऊपर इमारतें नहीं बननी चाहिए थे, लेकिन आज भी कराची में नालों के ऊपर तामीरात का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ ये बल्कि उनको लीगलाइज भी कर दिया गया है। ये कौन से इदारे हैं जो सब कुछ करते हैं और अगर जनाब ऐसा हो ही गया तो उसके बाद पानी की निकास का दूसरा जरिया कहां बनाया गया। इन तमाम बातों से पे हमको गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवाद मेमन साहब, माहिर मौसमियात हैं। आपसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जवाद मेमन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी। जवाद मेमन साहब, क्या इस वक्त जो सिलसिला है मानसून की आमद है, कब तक एक्सपेक्टेड है कि पूरे कराची में बारिश मुतवक्का होगी? देखिए, इन दिनों जो है वो कराची में इनफैक्ट कल से जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है और मानसून के हवाले से अगर बात की जाए तो मानसून अब शहर से जो है वो काफ़ी करीब है। कुछ दिन रह गए हैं मानसून की हवाओं को जो है वो प्रॉपरली जुनूब मछली की सिंध से जो है वो शहर कराची की तरफ आने में उम्मीद इस बात की है कि इंशाअल्लाह जून का जो आखिरी हफ्ता होगा, कह सकते हैं कि 25 से 30 जून के दौरान जो है वो उम्मीद इस बात की है कि इंशाअल्लाह शहर कराची में जो है वो मानसून का एक दरमियाने से हल्का स्पेल जो है वो देखा जा सकता है। अच्छा सर, क्या जब ये तमाम सिलसिला होता है, यकीनन हम खबरों में भी सुन रहे होते हैं, मौसम की सूरत हाल है, इस तरह से मामलात हैं, तो क्या आप ये तमाम चीज़ें बाकायदा पहले कुछ प्रेडिक्शंस तो पूरे दिन की होती हैं, लेकिन आगे का जो सिलसिला होता है क्या हुकूमती इदारों को भी आप बताते हैं? कोई सिलसिला होता है कि हुकूमती इदारों को पता हो कि जनाब अब ये मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है? देखें, बिल्कुल जिस तरीके से हमारा एनालिसिस होता है उसी हवाले से हुकूमती जो ऑफिशियल इदारे हैं उनका भी एनालिसिस होता है और वो कुछ दिन पहले तक, यानी कि जिस तरह आज हम 19 तारीख को बात कर रहे हैं, आने वाले 25 से 30 तारीख के हवाले से, तो इसी तरीके से हुकूमती इदारों को भी आगाही होती है। साथ ही साथ हम भी अपने दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी वक्तन फवक्तन पोस्ट करते रहते हैं, तो उस हवाले से अवाम में भी जो है वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन रहती है। तो आने वाले इस मानसून के सिलसिले के हवाले से भी जो है वो पिछले कुछ दिनों से इस हवाले से इंफॉर्मेशन जारी की जा रही है और ये भी है कि इस साल मानसून जो है वो अपनी मामूल की तारीखों से कुछ 5 से 7 दिन 10 दिन पहले जो है वो सिंध के इलाकों में दस्तक दे सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जो कराची का आम शहरी है उसने अमूमन जलजले के झटके कभी तो महसूस किए तारीख में, लेकिन इस तरह से तवातुर से नहीं किए जिस तरह से अभी कर रहे हैं। एक आम आदमी के जहन में सवाल है कि एक तरफ ये जलजलों के झटकों का सिलसिला था, एक तरफ यहाँ पे पानी हर तरफ से घिरा हुआ है, कराची जो है वो समंदरी पानी से, दूसरी तरफ मानसून का भी सिलसिला होगा। क्या समझते हैं कि क्या कोई सूरत हाल खड़ी हो सकती है या समझते हैं कि नॉर्मल है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा?
देखिए, जलजला और दीगर जो पानी और मौसम के हवाले से जो आपने बात की, ये टोटली अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है। रिसेंटली जो हमने अर्थक्वेक के शॉक्स देखे जो तवातुर से आ रहे थे, तकरीबन ऑफिशियली जो है वो 42 से 43 अर्थक्वेक जो है वो अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। 1 जून को शाम 5:30 बजे ये पहला झटका रिकॉर्ड किया गया था 3.6 मैग्नीट्यूड का, और उसके बाद से लेके अब तक जो है वो तकरीबन 43 से 44 शॉक्स जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। बेसिकली ये था कि लांडी मलीर की तरफ एक फॉल्ट लाइन थी। ये नॉन फॉल्ट लाइनें हमारी हिस्ट्री बुक्स में जो है इस फॉल्ट लाइन के हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसमें वक्त के साथ साथ जब एनर्जी बिल्डअप होती है तो इस तरीके की फिर कुछ साइस्मिक एक्टिविटीज जो है, जब एक एनर्जी एक पॉइंट से आ जाती है, जब वो रिलीज होना शुरू होती है तो इस तरीके की साइस्मिक एक्टिविटीज होती हैं। और रही बात समंदर के हवाले से, तो फिर ये जो सिलसिला था ये जमीन के ऊपर था। तो अच्छी बात यह है कि ये जमीन के ऊपर था और उसकी मैग्नीट्यूड भी इतना ज्यादा नहीं था। समंदर में ऐसे कोई अर्थक्वेक की एक्टिविटीज नहीं थी। कितना अभी है प्रेडिक्शन के आगे कोई जल्जले के मजीद झटके महसूस हो सकते हैं? देखिए, इस हवाले से कोई भी जो है वो प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। ह्यूमन जो है वो इस वक्त इस स्टेज पे अभी मौजूद नहीं है कि वो अर्थक्वेक को भी जो है वो प्रेडिक्ट कर सके। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसके हवाले से जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है या कोई एक्टिविटीज होती हैं उन्हें ही जो है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितनी डेप्थ थी, कितनी इंटेंसिटी थी। लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों में जो सिलसिला रहा और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये रिलीज एनर्जी जो है वो रिलीज होती चली जाएगी इन फॉल्ट लाइन में से, तो ये सिलसिला भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। और पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई भी जो है वो एक भी अर्थक्वेक का शॉक रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो यही इस चीज की उम्मीद थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी चीजें, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में जो है ये काफी हद तक जो है ये चीजें बेटर हो जाएंगी। अच्छा सर, एक कितनी इंटेंसिटी में आप समझते हैं कि बारिश होने का इम्कान है? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा, शायद पहली दफ़ा हमने कराची में देखा कि कुछ जगहों पे बरसात हो रही थी, कुछ जगहों पे बरसात नहीं हो रही थी, और तवातुर से हमने ये सूरत हाल देखी कि बहुत खुल के बारिश बरसात हुई भी, लेकिन वो एक आम से एक पैसेज में हो रही थी। 2 सवालात इसमें बनते हैं, एक तो इंटेंसिटी का, दूसरा ये सूरत हाल कराची क्यों भुगत रहा है? इसकी कोई ख़ास वजूहात हैं? मौसमियाती तब्दीली है, ख़ासतौर पे हम जिस तरह इस वक्त देख रहे थे लास्ट ईयर कराची के अंदर बारिशों का सिलसिला, क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल मौसमियाती तब्दीली का तो इसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि लास्ट टाइम बिल्कुल आपने सही बताया कि लास्ट टाइम कराची के इस तरीके से हुआ था कि जो साउथ के जैसे इलाके थे, डिफेंस लिपन के इलाके, वहां पर सूरज चमक रहा है, तो जो नॉर्थ के और थोड़े से वेस्ट के इलाके थे जैसे मलीर के और औरंगी टाउन के, वहां पर तेज बारिश हो रही है। और फिर इस तरह भी हुआ कि साउथ के इलाकों में तेज बारिश थी तो उन इलाकों में सूरज चमक रहा था। तो ये पिछले साल जो हमने पैटर्न देखा, ये कराची की पैटर्न्स के हवाले से अगर नोटिस किया जाए तो ये काफी हद तक डिफरेंट पैटर्न था, लेकिन ये पिछले साल ही जो है वो इस तरह का नजर आया है। इस साल उम्मीद है कि शहर में जो है वो मामूल से ज्यादा बारिशों की उम्मीद है। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं कि 13 से 15% के आसपास जो है वो मामूल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। और फिर इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की भी है कि अच्छा कोई सिस्टम जो है वो हमारी शहर की तरफ मूव करता है तो फिर शहर भर में भी जो है वो कम से कम 1 से 2 मूसलाधार बारिश या तेज बारिश की जो है वो ओवरऑल स्पेल भी इस साल इंशाल्लाह मुमकिन है। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो एकदम से बादल, एक हम सिर्फ सेंटर की बात करें, लास्ट ईयर हमने जिस तरह से देखा वो एक अजीब सी सूरत हाल थी कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला सेंटर के एक इलाके में एक जगह होता है और फिर दूसरी जगह नहीं होता है। तो ऐसी क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं कि जिसकी वजह से ख़ासतौर पर हम कहें कि जनाब इस पार्ट में, कराची में जो है वो ख़ासतौर पर इस तरह की हम चीज़ें देख रहे हैं? देखिए, एक तो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं और पिछले साल जो थंडरस्टॉर्म्स बनने का जो सिलसिला था उसमें एक नई चीज ये नोटिस की गई थी कि जो भी थंडरस्टॉर्म्स बन रहे थे वो बहुत ज्यादा लोकलाइज थे। किसी इलाके के ऊपर जो है वो गरज चमक के बादल बनते थे थोड़े टाइम के लिए और वो उन्हीं इलाकों में जो है वो बरस के खत्म हो जाते थे। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जो शहर के बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर से गुजरा हो। जब तक इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं आता कि वो शहर के बिल्कुल ऊपर से गुजरे तो वो बादल जो है वो स्कैटर्ड डेवलपमेंट ही हो रही है। और पिछली दफा भी हमने ये देखा कि ऐसे कोई डायरेक्ट सिस्टम नहीं आया, सिर्फ स्कैटर्ड डेवलपमेंट्स हुई और एक लिमिटेड एरिया में जो है वो बरस के चीजें खत्म हो गई। तो इसमें एक तो बहुत बड़ा मौसमियाती तब्दीली का हाथ भी है, दूसरा फिर हमारी ग्राउंड रियलिटीज भी जो है वो अब बहुत ज्यादा चेंज होती चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल दरख्त जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म करते चले जा रहे हैं। एक बड़े हिस्सा जो है वो शहर कराची का इस वक्त बंजर हो चुका है।
सेकेंडली ये कि कंक्रीट का जंगल बनता चला जा रहा है, इसमें हीट टेम्परेचर ग्रेडियंट्स का, विंड डिफ्लेक्शंस का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फर्क आना शुरू हो गया है। तो फिर ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर जो है वो इस तरीके की जो स्कैटर्ड डेवलपमेंट्स होती हैं, फिर इन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। और फिर हमने देखा कि पिछले साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग किस्म का पैटर्न नज़र आया कि आधे शहर में बारिश है और आधे शहर में गर्मी और धूप है। इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की है कि इस साल अगर एक आधा सिस्टम भी जो है वो शहर के ऊपर से गुजरता है तो पूरे शहर में जो है वो 1 से 2 अच्छे ताकतवर स्पेल हो सकते हैं। अच्छा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या ये वेदर इंसानी सेहत के लिए कोई नुकसानदेह होता है? एक हब्स की कैफियत है, जितनी गर्मी की शिद्दत बताई जाती है उससे ज़्यादा महसूस होती है। देखें बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जो है वो इंसानी इसके सेहत के ऊपर बिल्कुल असरअंदाज होता है। जितना ज़्यादा शदीद हब्स होगा उतने ज़्यादा हीट स्ट्रोक के और इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसमें जो है वो इंसान के ऊपर फर्क पड़ता है। ज़्यादातर यही होता है कि हीट स्ट्रोक होते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो इससे बीपी के मसाइल आ जाते हैं कि आपके मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि पिछले 1 से 2 दिनों से जो है वो सी ब्रीज जो है वो कराची में काफ़ी हद तक बहाल हो गई है। आज भी आपने देखा कि सारा दिन काफ़ी तेज़ हवाएं थी, बादल थे। अभी भी इस वक्त भी जो है वो कराची के जो साउथ के इलाके हैं, डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके, वहाँ पर समुद्री बादलों से जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी की अपडेट्स भी हैं। और ये सिलसिला जो है वो आने वाले अभी इस अगले 1 हफ्ता 10 दिन जो है वो इस तरह इंशाल्लाह चलेगा और काफ़ी हद तक जो है वो मौसम बेहतर ही रहेगा। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की असर सूरत हाल जानना भी ज़रूरी है, उसके बाद उस पर तज्जिया जो ज़िम्मेदारान है उसके हवाले से भी करना चाहिए कि भाई ये सूरत हाल है, उसके बाद आपकी क्या तैयारी है, और तैयारियों के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, जितने मेगा सिटीज़ होते हैं उसमें ख़ासतौर पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जब मानसून की बारिशों का सिलसिला करीब हो तो ख़ासतौर पर इक़दाम किए जाते हैं और काफ़ी पहले से नालों की सफाई से लेके तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है। कराची वो शहर है जो इस वक्त हमें जगह जगह से टूटा फूटा नज़र आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि कोई इक़दाम ऐसे हैं जो हमें ना नज़र आ रहे हों लेकिन आपके इल्म में हो, तो हम जानना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि ये एक मुसल्लमा एक तरीक़ाकार है कि जो ये इख्तियार करते हैं तमाम बल्दियाती इदारे के मानसून के मौसम से पहले वो नालों की सफाई करते हैं ताकि नालों से सफाई हो जाए, कचरा निकल जाए और पानी गली मोहल्लों में ना भरे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त KMC के कराची में 40 से ज्यादा बड़े नाले हैं और इस वक्त तमाम वो नाले कचरे से इतना अटे पड़े हैं। आज मैंने इनमें से अक्सर नालों का दौरा किया। महमूदाबाद नाले पे मैं गया, गुज्जर नाले पे मैं गया, PCHS का जो नाला है उस पर गया मैं, और मुख्तलिफ जगह पर इसका जाके मैंने देखा आज। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा। बहरहाल इन तमाम नालों में इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि उन नालों में जो कचरे की तह है वो इतनी मोटी हो चुकी है कि उस पर बच्चे खेल रहे थे। आप सोचिए कि दो तरह से एक चीज कितनी खतरनाक है। एक तो बच्चे खेल रहे हैं तो वो किसी वक्त भी कहीं से कमजोर से हो तो अंदर जा सकते हैं, और दूसरे अगर इतना कचरा नालों में मौजूद है और खुदा न खास्ता ज्यादा बारिश आ गई तो बाकी दुनिया में तो बारिश जब आती है तो लोग खुश होते हैं, रहमत समझते हैं, लेकिन कराची में अगर ये बारिश आ गई तो आप सोचिए कितना बड़ा अजाब बन जाएगी और मुसीबत। अच्छा, पिछले साल KMC को सिंध गवर्नमेंट ने 41 करोड़ रुपए दिए थे नाले सफाई करने के लिए। उस वक्त मुर्तज़ा साहब ने फरमाया था कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो क्वार्टरली सफाई का कॉन्ट्रैक्ट है और साल में 4 मरतबा नाले साफ होंगे। लेकिन मैं आपको हकीकत ये बताऊं कि अक्सर नाले साल में एक दफा भी साफ नहीं हुए और उन नालों में उसी तरह से गंद और कचरा पड़ा हुआ है जिस तरह था। और इस साल अब तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पैसे ही रिलीज नहीं किए, तो ना पैसे रिलीज हुए, ना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और बारिश सर पर सवार खड़ी हुई है। अब मसला दूसरा ये भी है कि जब पैसे मिल जाते हैं जब भी अधूरी सफाई करते हैं, जहाँ पर लोग सर पर सवार हो जाएं, जमात इस्लामी के जहाँ चेयरमैन होते हैं, हमारे टाउन के UC के, वो तो सर पर सवार होकर कुछ सफाई करवा लेते हैं, वरना अदरवाइज तो ये नाले जो है ना ये इनके लिए समझिए सोने की कान बन जाते हैं कि कचरा इन्होंने निकाला 100 ट्रक और ये दिखाते हैं 1000 ट्रक। ये मसला ऐसा चल रहा है कराची में। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या मशीनरी कम है हमारे पास, या आप समझते हैं कि तादाद इतनी नहीं है कि नालों की सफाई का अगर काम किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट की तो बात एक अलग है, अगर खुद ये काम अगर टाउन्स की सतह पे किया जाए तो इतनी आलात हैं हमारे पास, इतनी गाड़ियां मौजूद हैं कि हम ये काम कर सकते हैं?
नहीं, इतने हालात नहीं है, ज़ाहिर मशीनरी इतनी नहीं है, वक्त के साथ साथ मशीनरी कम हो गई है और खरीदारी की नहीं गई। आपको पता है ना, सिंध हुकूमत को गुज़िश्ता 16 साल में 1000 अरब रुपए मिले हैं, जो क्या कहते हैं वफात में दिए और या इन टैक्सेस से जमा किए इन्होंने, लेकिन वो 1000 रुपए कहाँ गए? कराची का हाल आप देखें, कराची में आप घूमे फिरे आपको अंदाजा हो जाता है। तो मशीनरी वगैरह की खरीदारी का तो सवाल ही नहीं। हाँ, गाड़ियां खरीदारी पे इनकी तवज्जो होती है और गुज़िश्ता दिनों भी गाड़ियां खरीद रहे थे, 100 से ज्यादा टाले खरीद रहे थे, जिस पर जमात इस्लामी ने स्टे भी लिया था। तो मशीनरी तो नहीं होती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे आसानी से सफाई हो जाती है अगर सफाई करवाई जाए, बहुत लंबा चौड़ा मसला भी नहीं होता। लेकिन ये कि कॉन्ट्रैक्ट दें, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाएं, अमल दरामद करें और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अगर अच्छा, मैं गलत नहीं हूँ तो 114 यूसीज आपके पास है इस वक्त? नहीं, 85 होनी चाहिए थी, लेकिन वो बाकी छीन ली उन्होंने हमसे। अच्छा, चलिए 85 जो है आपके पास। जमात इस्लामी का हमने देखा है कि जो सिस्टम है आप लोगों के पास जवाबदेही भी होती है, आप करते हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप समझते हैं कि ये वाला लास्ट टाइम वाला जो आप मुर्तज़ा वहाब की बात याद दिला रहे हैं, क्या कोई मीटिंग के दौरान खुद आपने मुर्तज़ा वहाब साहब को ये बातें याद दिलाई हैं जमात इस्लामी ने कि जनाब वो जो आपने कहा था कि क्वार्टरली सफाई होगी वो कहाँ गई? जी बिल्कुल, सिटी काउंसिल के इजलास के अंदर उनको मुतअद्दिद मरतबा सबने ही याद दिलाया, लेकिन ये इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है, मुलाकात का मौका तो उनसे कम होता है क्योंकि वो मतलब कराची में उनकी तवज्जो कम है। असल में सियासी कारकुन नहीं है, पैराशूटर हैं और मेयरशिप पे जबरदस्ती बिठाए गए हैं, ओनरशिप नहीं है कराची की, तो वो इस तरह की मीटिंग में कोई उनकी दिलचस्पी ज्यादा होती नहीं है। तो लेकिन उन तक बारहा ये चीज जो है किसी न किसी तरीके से पहुंचाई गई है, लेकिन जाहिर है कि काम करना हो तो होगा ना, कोई बिल नहीं है, कोई विजन नहीं है। वैसे एडवोकेट साहब, मैंने आज खुद शाहराह भुट्टो पे जो है पहली दफा सफर किया है और मैं देख रही थी, क्योंकि कल जब हमारी बात हो रही थी हमें खुद विजिट करना जरूरी होता है कि हम जाके देखें। MQM वाले साहब जो हैं, हसन अस्करी साहब ने कहा कि बस एक शाहराह भुट्टो बना दी कराची वालों के लिए, उसी को तारीख में याद रखा जाएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। काम चले एक हुआ है, क्या अप्रिशिएट करेंगे शाहराह भुट्टो बनाने के हवाले से? देखिए, शाहराह भुट्टो भी क्यों बन रही है और इतनी तेजी से क्यों बन रही है सबको मालूम है। असल में ये शाहराह भुट्टो तो ओरिजिनली नेमतुल्लाह साहब ने जो इसका पेश किया था, वो ये मलिर एक्सप्रेस वे थी और यही वाली थी जो अब बन रही है। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त जो है, जो कि फेडरल हुकूमत और सिंध हुकूमत सारी की सारी इस तरह की थी कि जिन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसका प्लान जो है उसका था, नेमतुल्लाह साहब ने इसका ओरिजिनली प्लान पेश किया था। जिस तरह लियारी एक्सप्रेस वे बनी थी, इसी तरीके से मलिर एक्सप्रेस वे बननी थी। बाहर इन्होंने इसको शुरू किया है, लेकिन इसमें देखिए मसाइल है कई। अभी भी इस वक्त क्या हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले इस पर बाकायदा जो है दरख्त की तने डालकर वहां पर गाड़ियां रोकी गई और लूटा गया, तो ये मसला है इसका। और बाकी बन रही है तो अच्छी चीज हो रही है, लेकिन देखिए इतने बड़े शहर कराची में 3.5 करोड़ आबादी के शहर है, इसमें एक सड़क बन रही है तो उस पर क्या मतलब हम तालियां बजाएं? पूरा शहर इस वक्त किस तरह का खंडात का नमूना पेश कर रहा है। पानी नहीं है, लोगों को गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, सड़कें नहीं है, नाले कचरों से अटे पड़े हैं, मतलब एक अजाब है कराची के। अच्छा, अभी हमारी जो एक्सपर्ट से बात हुई थी, जावेद मेमन साहब माहिर मौसमियात हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह लास्ट हमने बारिशें देखी कराची में, कुछ एरियाज में हो रही थी और इस तरह से जी एक डायरेक्ट कोई स्पेल नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा पूरे कराची में बरसेगा ये जो पूरा हमारा एरिया। अभी तो मज़ाफ़ात में हमने देखा और डिफेंस में भी बूंदाबांदी की इत्तलात हमें कहीं से मिली है। लेकिन साथ साथ अगर इस तरह से बारिश होती है तो आपको लगता है कि ये शहर अभी इस काबिल है कि इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके? कितने ट्रैफिक के हादसात हो जाते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि माजी में नालों में गाड़ी गई है, फैमिलीज पूरी फैमिली जो है अपनी जान से की बाजी हार चुकी हैं, तो कोई बहुत डेंजर सूरत हाल नहीं लगती इस वक्त आपको? ये तो बात है कि बहुत डेंजरस सूरत हाल है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, मगर सिंध हुकूमत जो है उसकी कान में जो है उसने शायद डांट लगा रखी है कि उसको आवाज नहीं जाती और आंखें बंद की हुई है। असल में इनका स्टेक ही नहीं है। कराची जो है, वैसे तो पूरे सिंध का इन्होंने यही हाल किया हुआ है, लेकिन कराची को तो यानी बंदर के हाथ नारियल लग गया है कि कराची में एक तो सिंध हुकूमत तो जाहिर पर तसल्लुत है, फिर इन्होंने मेयरशिप पे भी कब्जा कर लिया, कराची में 5 टाउन मजीद कब्जा कर दिए जो जमात इस्लामी के पास आने थे। इसी तरीके से 21 यूनियन कमेटी जिन्होंने मजीद कब्जा किए जो जमात बाहर चलिए कब्जा कर ली, भाई हम कहते हैं कब्जा कर लिया, अब आपके पास पूरा इख्तियार है, पूरा इख्तिदार है, पूरे वसाइल हैं, सारे पैसे हैं, सारे फंड मौजूद हैं,
अब मुझे बताइए काम ना करने का कौन सा जवाब है? अच्छा, आप सिर्फ ऐसे झूठ बोलते रहेंगे जी ये काम हो रहा है वो काम हो रहा है। कराची का देखिए, कराची को अभी आपने कल पढ़ा होगा कि जो इकोनॉमिस्ट है उसने जो सर्वे किया है उसने कराची को दुनिया के बदतरीन शहरों में, नॉन लिवेबल शहरों में करार दिया है और 170वां नंबर है। 173 शहरों का उन्होंने सर्वे किया और उसमें से हमारा नंबर जो है 170वां है। तो शर्म की बात नहीं है क्या ये? और मैं आपको एक बात और बताऊं, देखें ये इसको अगर आप इससे जोड़ के देखें ना कि ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बताऊं ऐसा इसलिए है कि कल ही एक रिपोर्ट शाये हुई है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाल ही में खत लिखा है वजीर आला सिंध को कि NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हमारा है, जिस पर ये लोग बड़ी बगड़े बजाते हैं कि हमने बड़ा ऐसे काम किया है, उसमें उन्होंने कहा 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब बताइए, सेहत का ऐसा इदारा जिसमें दिल के मरीजों का सिर्फ इलाज होता हो, अगर वहाँ 40 अरब रुपए की करप्शन होगी, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जमात इस्लामी का इदारा तो नहीं है कि जमात को ये कहेगी यार ये तो हमारे खिलाफ ही बोलते हैं, तो वो इदारा कह रहा है। तो जब अस्पतालों में ये कर रहे हैं तो आप सोचिए कि बाकी जो 1000 अरब रुपए इनको मिले हैं फेडरल गवर्नमेंट से और टैक्सेस से, उसके साथ इन्होंने क्या किया होगा। इसी वजह से कराची का ये हाल है, तो बड़ा शर्मनाक सूरत हाल है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि क्या आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है या इरादा है आपका कि आगे मीटिंग में आप बात करें अपने तौर से, जो आपके पास 9 UCs हैं, कि उसमें क्या सूरत हाल है मानसून के हवाले से और क्या इकदाम करने चाहिए? हमने तो क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आप फंड्स किसी ना किसी तरह से अपने तौर से जनरेट करते भी हैं और कुछ ना कुछ काम अपने तौर से कर भी रहे होते, चाहे आपके पास फंड्स मिल रहे हो कि ना मिल रहे हो। तो कोई प्लानिंग्स हैं आपकी इस हवाले से? जी, हमने तो देखिए प्लानिंग की है कि हमारे जो 9 टाउन है और 85 यूनियन कमेटीज है, हमने उनको अलर्ट कर दिया है। अच्छा, इसमें ये कि हम जाहिर है कि चूंकि हमारे पास न वसाइल है न इख्तियारात हैं कि हम सारे नाले साफ करें, लेकिन हमने अपने यूसी चेयरमैन से और जो हमारे टाउन चेयरमैन उनसे कहा है कि वो चोकिंग पॉइंट्स कि जहां पर ये खतरा हो सकता है कि वहां पर नाला चौक होने की वजह से पीछे से नाला उबल पड़े और पूरी आबादी को डुबो दे, उन चोकिंग पॉइंट्स को खास तौर से देखें, उसको क्लियर करने की कोशिश करें और अलर्ट रहें। बारिश होती है कि हम तो जब बारिश होती है, आपने देखा होगा जब हाफिज रहमान साहब भी थे, तो बारिश के अंदर वो तो सड़क पर होते थे, ट्रैफिक जैम हो रहा है उसको बहाल करवा रहे हैं। सर, सड़क पे तो हमने मुर्तजा वहाब को भी देखा है, सड़क पे तो हमने मुराद अली शाह को भी देखा है, सईद गनी साहब भी सड़कों पे होते हैं। सड़कों पे देखा होगा तो वो सड़कें, एक तो उनका नाम मैं आपको बताऊं शारा फैसल होता है, और वो सड़कें या फिर उसकी डिफेंस की सड़कें होती हैं, और या फिर वो काले रंग की गाड़ियों के हुजूम में होते हैं और बैठे हुए होते हैं कि जो बड़ी खूबसूरत गाड़ी होती है और बारिश रुकी भी होती है। सर, साबिक सदर तो किश्ती लेके पहुंचे हुए थे, वो तो साबिक सदर का भी नाम लेना चाहिए। वो भी एक दायरा है कि बेचारे साबिक सदर साहब तो साबिक हो गए और वो किश्ती लेके पहुंच गए थे, वो भी अच्छा किया था उन्होंने। बाकी हम तो असल में किश्ती लेके पहुंचते हैं और हमने हमारी खिदमत से किश्तियां भी रखी हुई है तैयार और पंप भी तैयार रखे हुए सारे। लेकिन देखिए, ये काम हुकूमतों के करने के है ना, सिंध हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, सारे वसाइल और पैसे उसके पास है, उसको ये काम करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि ये इख्तियारात और वसाइल आप टाउन को मुंतकिल कर दें, यूनियन कमेटीज को मुंतकिल कर दें। देखिए, पीपल्स पार्टी की यूनियन कमेटीज है ना, उनके भी टाउन है, हम कहते हैं सबको दे दें, फिर उनकी जिम्मेदारी। लेकिन आप हर चीज अपने पास रख के बैठ गए। इवन ये कि सैनिटेशन करें आप बताइए कि जो गली मोहल्ले में सफाई होती है वो पहले यूनियन कमेटीज और टाउन देखते थे, अब इन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया और मुर्जाबाद साहब कराची के उसके चेयरमैन बन गए। लेकिन हाल देखिए क्या हो रहा है, अरबों रुपए के ठेके दे रहे हैं कंपनीज को जो यहाँ पर सफाई के नाम पर। लेकिन हाल क्या हुआ है, वाटर बोर्ड का भी ये हाल कर दिया है, तमाम वाटर बोर्ड। अच्छा, मुझे एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि शहरी किस हद तक जिम्मेदार हैं इस तमाम चीज़ों के? मतलब क्या हमारा सिविक सेंस ख़त्म हो चुका है बिल्कुल? क्या हम क्यों इतना कचरा फैला रहे हैं, या वाकई या कचरा उठाने का, घरों से कचरा उठाने का कोई ख़ास इंतज़ाम है? क्योंकि अमूमन तो मेरे या आपके घर पे जो लोग अमूमन जो मेजॉरिटी फैमिलीज होती हैं वहाँ पे एक आता है और जमादार उसको आप पैसे देते हैं, वो आपका डेली का कचरा उठा के चला जाता है। क्या शहरियों की किस हद तक जिम्मेदारी है इस हवाले से कि वो ये कचरा ना फैलाएं और ये सफाई का ख्याल रखें? देखिए, शहरियों का मसला ये है कि शहरी तो टैक्स देते हैं और टैक्स से गवर्नमेंट चलती है और कहते हैं टैक्स इज द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन अगर गवर्नमेंट जिसने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है और जिसने कंपनियों के ठेके दिए हैं और इन कंपनियों के ठेकों में ये बात शामिल है कि वो घर से कचरा उठाएंगे, किसी कचरा कुंडी में नहीं फेंकेंगे, बल्कि जो भी जहाँ पर जो है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है वहां पर पहुंचाएंगे और वहां से ट्रक में शहर से बाहर चला जाएगा। सिस्टम तो ये वाला है ना। लेकिन अगर ये सिस्टम चल ही ना रहा हो तो होगा क्या
कि आपके घर में कोई मासी काम करती है। ये सिस्टम लागू है कराची में इस वक्त, जो ठेके दिए गए हैं, क्लिक के हवाले से हम बात करें, कुछ सिलसिला ये है अभी कि घरों से कचरे उठाए जाएंगे? नहीं, कोई भी नहीं। ये तो देखिए, पूरा ये भी बताऊं, ये भी एक माफिया पूरी कराची में चल रही है, जिन्होंने ये सिस्टम कायम किया हुआ है, जिसमें अफगानी बहुत सारे शामिल हैं और माशाल्लाह हमारी कराची की सियासी कुछ जमातें शामिल हैं, जिन्होंने पूरा नेटवर्क इलाकों में बना रखा है। वो घरों से 500 या 1000 रुपए लेते हैं और घर से कचरा उठा लेते हैं। बाद में मालूम में ऐसा है। और फिर वो कचरा जो उठाते हैं तो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ स्पॉट पर उसको डंप कर देते हैं और उसके अंदर से फिर वो काम की चीजें चुनते हैं और कचरा वहीं फैला के चले जाते हैं। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो तो ये काम कर ही नहीं रहा। वो उसने तो समझिए बड़ी खुशी का इजहार किया हुआ है कि ये कचरा वो घरों से उठा रहे हैं। अब बाकी वो कचरा जो गली मोहल्लों में फैला देते हैं, वहां पर फेंक देते हैं अपनी गाड़ियों में उठा के, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता। अगर कचरा फर्स्ट कराची में 100 टन पैदा हो रहा है और 40 टन उठ रहा है तो 60 टन कचरे का तो रोजाना इजाफा हो रहा है ना। तो इसी तरह रेशो से कराची में कचरा बढ़ता जा रहा है, डंप्स बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर ये कचरा नाले में फेंक देते हैं। हमारे भी लोग नाले में फेंकते हैं, लेकिन जब कोई उठाने वाला नहीं है तो लोग अपने घर के सामने तो नहीं हम बाहर लगा सकते, फिर लोग कहीं ना कहीं फेंकेंगे उसको। अच्छा, तो की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी एजुकेशन पे भी काफी काम कर रही है। हमने देखा कि मैं भी आपके तकरीब में शामिल थी, IT के हवाले से ना सिर्फ करवाए कोर्स, बल्कि उसके बाद आपने उनकी जॉब के सिस्टम के हवाले से भी एक प्रोग्राम तरतीब दिया। क्या हमारे यहाँ रिसर्च का मयार इतना नहीं हो सकता कि हम उसको PhD लेवल्स पे या इस तरह से लेके जाएं कि ये जितना कचरा है, अब मेगा सिटी है, उसको रिसाइकलिंग के लिए एक आम आदमी क्या कुछ कर सकता है, या वो मुल्क को किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है, या सिटी को कैसे फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, कौन सा काम नहीं हो सकता। नेमतुल्लाह साहब के दौर में इसका पूरा सिस्टम हमने बनाया था, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। जाहिर है कि 4 साल में उनकी वो खत्म कर दी गई, और जो उनको अगले साल आना था अगले टेन्योर के लिए, उसने बेईमानी से वो फिर MKM के हवाले कर दिया गया। वरना जो इसका ओरिजिनल सिस्टम हमने कराची में बनाया था वो ये था कि पूरी कराची में 8 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हमने तय किए थे, उसकी साइट लोकेट कर ली थी। तो उसका सिस्टम ये था कि गली मोहल्लों से कचरा उठाकर उन 8 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से पहुंचाया जाए, और गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से वो कचरा कॉम्पैक्टर के जरिए उसको कॉम्पैक्ट करके शहर से बाहर पहुंचाया जाए, और शहर से बाहर जो भी साइट हो वहां पर फिर उसको रिसाइकिल भी किया जाए, उससे बिजली प्रोड्यूस करने का, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करने का सिस्टम लगाया जाए। तो पूरा एक सिस्टम था जिस पर काम शुरू हुआ था। लेकिन बदकिस्मत ये है कि नेमतुल्लाह साहब का जो काम था उसको पूरा नहीं करने दिया गया। हालांकि उन्होंने इतने छोटे से दौर में भी जितने बड़े बड़े काम किए उसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती। लेकिन ये काम एक लॉन्ग टर्म एक वक्त चाहता था, लेकिन वो नहीं मिल सका उनको। तो अभी भी वो सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड है सारी की सारी चीजें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध उससे काम तो करना चाहे। असल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो कराची की ना स्टेक होल्डर बनती है, ना ओनरशिप लेती है कराची की। इतना बड़ा शहर, दुनिया का 3रा बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और वो शहर जो पाकिस्तान के बजट में 57% देता है, वो शहर जो सिंध के बजट में 96% देता है। आप सोचिए, उस शहर को इन्होंने बदतरीन हालत में डाल रखा है। पानी नहीं है, कब्जे करवा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने सिर्फ एक काम किया हुआ है कि कराची की डेमोग्राफी तब्दील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कराची इस तरह का बन जाए कि जिसमें इनको वोटर ज्यादा मिल जाए। तो पूरे पाकिस्तान से ही चाहते हैं कि कराची को यतीम खाना बना दें, जगह जगह से लोग आके मुख्तलिफ जगह डेरे डालें, वहां पर उनके गोट बनाए जाए और कराची का हुलिया तब्दील हो जाए। तो वो हो रहा है, उससे ये काम कर रहे हैं। वो वैसे भी कोर्ट बना रहे हैं जगह जगह, जाली कोर्ट बना रहे हैं जगह जगह, और इसी तरह इदारों के अंदर कर रहे हैं। ये पूरे सिंध से जो भी करप्ट तरीन अफसरान है उनको लाकर यहाँ पर जो है उनको अपॉइंट कर रहे हैं, और उन अफसरान का सिर्फ एक काम रह गया है कि पैसे खाओ। अभी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का आप देख लीजिए कि वो पूरी कराची का नक्शा ही तब्दील कर रही है। पूरे कराची के को जो है कंक्रीट के स्ट्रक्चर में तब्दील किया जा रहा है। हर गली मोहल्ले में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके नतीजे में क्या है कि गलियों में ना पार्किंग की जगह है, ना गलियों में अब क्या कहते हैं पानी का मसला बनता चले जा रहा है, सीवरेज का। क्योंकि जाहिर है कि एक घर की जगह अगर आप 10 घर बना देंगे और 10 लोगों की जगह अगर 50 लोग रहने शुरू कर देंगे तो हर चीज की जो स्कैर्सिटी हो जाएगी। तो ये चल रहा है, और वो मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। अदालतें बेबस हो गई हैं। सबसे बड़ी मुसीबत हमारे यहाँ अदालतों की बेबसी है। हमारी जो हाई कोर्ट है सिंध की इंतहाई गैर मौसर हो गई है। मतलब वहाँ एक तो वो सुनते ही नहीं मुकदमे, और सुन भी ले तो अपने फैसले पर अमल दरामद करने की कुव्वत उनके अंदर नहीं रही। तो होता ये है कि अगर गवर्नमेंट काम नहीं करती तो लोग अदालत चले जाते हैं। अच्छा, जमात इस्लामी तो आप जानती है ना कि ये काम करती है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा तो हम उस इदारे से राब्ता करते हैं, अदालत चले जाते हैं। लेकिन हम तो इस तरह परेशान हो गए हैं कि अदालत जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है।
वो हुक्म देने के लिए तैयार नहीं है, वो काम करने के सर लिए ये तैयार तो नहीं है। हमारे लिए हैरत की बात है। आपको याद होगा कि गदागरों के हवाले से कितना सख्त ऑर्डर निकला था Yes, और जी। उसके बाद उसके हवाले से कुछ भी नहीं किया गया। ये हमारे लिए भी बड़े अचंभे की बात है कि इतना सख्त ऑर्डर कराची के गदागरों के हवाले से निकला, लेकिन मजाल है कि आपको दूसरे दिन भी कोई बंदा गायब नजर आया हो। भाई ये तो सिंध हुकूमत की, ये तो सिंध हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बाइस है ना कि उसने एक ऑर्डर निकाला, उससे अमल दरामद नहीं करवा सक रही। अभी हमने देखे लोड शेडिंग के खिलाफ केस फाइल किया हुआ है, उससे माशाल्लाह हमारी हाई कोर्ट एक एक महीने की तारीखें दे रही है। अब आप बताइए उनके नजदीक प्रायोरिटी नहीं है ये वाली चीज कि कराची में लोड शेडिंग हो रही है, लोग तो सर मुसीबत ये में हैं। तौहीन अदालत नहीं होती कि अदालत तो बस केसेस का फैसला भी सुना देती है, कहती है जनाब ये होना चाहिए। अदालत को अपने अदालत होने का एहसास तो हो। अगर अदालत को अपने अदालत होने का एहसास हो, उसको अपनी ताकत का एहसास हो, उसको इस बात का एहसास हो कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो अदालत अदालत वाला काम करेगी। लेकिन अदालत को तो ये एहसास नहीं है ना, इसी वजह से तो ये है कि अदालत के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर अमल दरामद नहीं करवा पा रही है अदालत। अदालत खुद फैसले नहीं कर रही, अदालत चीजों को डिले कर रही है, अदालत इंसाफ ही नहीं दे पा रही। जब अदालत इंसाफ नहीं देगी तो इंतजामिया जो है बेमहार हो गई है, चलिए बेलगाम हो गई है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, जमात इस्लामी से हमारे साथ थे। बहुत पॉजिटिव बातें उन्होंने की और अगर बारीक बीनी से आप इस बातों को सुनना और देखना भी चाहते हैं इस प्रोग्राम को, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे Metro1 न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पे प्रोग्राम अपलोड होगा, आप जरूर उस पर देखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मजीद पहलुओं पे बात करते हैं। एक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, तमाम स्टेक होल्डर की राय चूंकि जानना जरूरी है। तो जमाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, MKM से आपका ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। तुम लोग यहाँ से देखो, नहीं आवाज नहीं आएगी। जमाल साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जमाल साहब अभी जो हमारे पास इत्तलात आई हैं, प्रोग्राम के पहले चंक में हमने माहिर मौसमियात से बात की, उनके मुताबिक बहुत जल्द कराची में, पूरे कराची में एक बड़ा स्पेल आएगा बारिशों के हवाले से। क्या कोई शहरी इक़दामात नज़र आ रहे हैं? और जैसे कि मैंने जमात इस्लामी से भी ये बात कही कि हमें नज़र नहीं आ रहे, शायद आपके इल्म में हो कि यहाँ पे कोई सफाई सुथराई, नालों की सफाई और नकासी आपके निज़ाम को कुछ बेहतर बनाया गया, क्या इत्तलात है? बहुत शुक्रिया, आप बहुत अहम मौजू पे आपने मुझे लिया फोन पे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जमात इस्लामी साहब के एडवोकेट साहब अभी आपके मतलब चैनल पे मौजूद थे जी जी। और जिस तरह बेहिस्सी का मुजाहिरा कर रहे थे, और ये आपको याद होगा पिछले टेनवर में जो हमारे मेयर साहब थे उनको कितना लथाड़ते थे, इख्तियारात नहीं है, फलाना नहीं है, छोड़ दें, फलाना कर दें। कितना बेहिस है, बेबस है ये लोग की मकसद है कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं और बल्दियात सिस्टम छोड़ नहीं रहे। 9 टाउन नाजिम, 85 यूनिवर्सिटी चेयरमैन, आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखाएं मीडिया पे जिनके 9 टाउन नाजिम ने इस पहलू पे, इस नाले के ऊपर या सफाई के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। अपोजिशन लीडर बड़ा मजबूत होता है, क्या उन्होंने मकसद है कि अपनी असेंबली के अंदर जाके जो है क्या इसके ऊपर बात की है? देखिए बात बहुत सारी है, आप हम पर बहुत MKM पाकिस्तान में बड़ी तनकीद किया करते थे, वही चीज आपके साथ हो रही है। आपको तो 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, हमारे टाइम में तो 5 लाख मिलते थे बल्दियात को, यूसी चेयरमैन को। दूसरी चीज है, देखिए नाले की जहां तक बात की, अभी मैंने असेंबली में जो बजट स्पीच की है सर, असेंबली में तो आप लोगों की तादाद ज्यादा है, ठीक है, आप अभी यहाँ पे बल्दियात में मौजूद नहीं है, लेकिन आवाज तो आप भी उठा सकते हैं असेंबली फ्लोर पे। मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जो परसों हमने स्पीच की है, जो बजट स्पीच चल रही है, उसके अंदर मैंने इन नालों के बरसात के हवाले से मैंने मेरे स्पीच उठा के देख लिया, उसमें बरसात का जिक्र भी है, उसके अंदर आने वाले बरसात का। देखिए मेरे पास जो मेरी PS 130 है नॉर्थ फैजाबाद का, उसमें कुंवारी कॉलोनी का नाला, आपको याद होगा आज से 4-6 साल पहले जब बारिश बहुत ज्यादा, एक मियाँ बीवी बच्चे डूब गए थे, जिसमें शौहर बच गया था और बच्चा आज तक उसकी मसद मैयत नहीं मिली और उसकी वाइफ भी हलाक हो गई थी। पूरा कुंवारी कॉलोनी का नाला भरा हुआ है। शादमान के गिरिबियाग रोड, शादमान 1 नंबर का नाला, रोड का पता नहीं, दीवारें ही नहीं है, पूरा कचरों से लबालब भरा हुआ है। इसके बाद N ब्लॉक और F ब्लॉक का दरमियानी नाला उसको कहीं नहीं सकता, नाले की दीवारें कुछ नहीं है, ओपन है। मतलब नजर से गुजरी है तमाम सिलसिले मेरी भी। इसके अलावा H ब्लॉक और F ब्लॉक के दरमियान नाला है, उसकी ना वॉल है, ना रोड है, ना नाले की दीवार है। अभी आपको सबसे अहम चीज बताऊं कि सुई गैस में पूरे तकरीबन 4-6 टाउनों के अंदर जो सुई गैस का काम हो रहा है ना, अभी उनकी रिपेयरिंग का बढ़ा नहीं हुआ। अभी कितनी गाड़ियां उस खड्डे में फंसेंगे ये देखिएगा, चाहे वो गार्डन का इलाका हो, शादमान का इलाका हो, बफर जोन का हो, पूरा नॉर्थ फैजाबाद, न्यू कराची में अभी तो गाड़ियां फंसेंगी इसके अंदर, वही प्रॉपर वे में। अभी ये खुद
एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि क्वार्टरली जो है वो नाले साफ होने चाहिए। वो भाई क्यों नहीं हुए? आपने कितनी आवाज उठाई? नाले का अभी कचरा देखिए, नाले का कचरा हमेशा वो निकलता है, बाहर रखा जाता है, वो सूख जाता है, फिर उसको ट्रक में भर के आगे डंपिंग साइट पे फेंका जाता है ना। तो ये कुछ नहीं, वही गोरख धंधा है, बड़ा धंधा है। ये पीयूष पाटिल भाई देखिए किसी मूड में नहीं है। जमात इस्लामी तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा, वो भाई है हमारे, मगर वो कोई चीज होते तो नजर नहीं आ रही। तो छोड़ देना खुद यार, छोड़ के बाहर है। हमें तो बड़ा मशवरा देते थे छोड़ देंगे, बस तैरत नहीं है। अभी आपने एक शारे भुट्टो का जिक्र किया जो सिंध सुनने में चल रहा है, हर आदमी इस बीच में पीयूष पाटिल के शारे भुट्टो की तारीफ कर रहा है। तो मैंने तो बोला भाई ऐसा कह रहे पूरी कराची की आबादी को शारे भुट्टो पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि पानी का मसला भी वहां हल हो जाए। मसला पता है क्या है सर, गाड़ी आप भी चलाते हैं और कराची में आप भी विजिट करते हैं, लेकिन कराची वालों को अगर कोई ऐसी चीज नजर आ जाए जो बिल्कुल हटके है तो वो जाहिर सी बात है उनको बड़ी अच्छी लग रही होती है कि जनाब ये काम हुआ है। शारे भुट्टो के अलावा क्या अभी अंडरपास है? हमारे टाइम में अंडरपास बना था, जैसे ही बना था। आपने पूरे पाकिस्तान से हटके भी जाए, लाहौर के अंदर चला जाए, लाहौर की बात करते उनको तन बदन में आग लग जाती। लाहौर की बात करें और नाम लेकर अगर किसी वजीर आला का बात करें, आज भी जो है वो बहुत उनके पीयूष पार्टी के लोग हमारे जो स्पीचेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के एमपीएस है, बजट में तकरीर कर रहे हैं, तो वो लाहौर की अगर अच्छी बात करते हैं कि लाहौर में काम हो रहा है, सबसे बड़ी आबादी है वहां काम हो रहा है, तो नाराज होते हैं ये लोग, नाराज होते हैं। मैंने कहा मुराद अली शाह साहब आप वहां चले जाए और उसको यहाँ भेज दें। तो ये नाराजगी का इजहार करते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। बजट में 1 रुपया भी कराची के तरक्याती काम के लिए नहीं है। ना हम लोगों ने जो एडीपी स्कीमें हर साल डालते हैं, जून से पहले एडीपी स्कीमें होती है जो इलाके के सेवरेज, पानी, रोड, पेवर का काम हो गया, स्ट्रीट लाइट का काम हो गया, सफाई की कोई चीज भी नहीं ले रहे, ना कर रहे हैं। ये अभी जो सिंध का बजट आया है पीएसडीपी के मद में जो उन्होंने भी रकम रखी होगी कि ये तरक्यात किए, तो क्या आपको उस पे तसल्ली है कि जितना बजट रखा गया है इस हवाले से कराची के वो मुनासिब है? नहीं, गैर मुनासिब है। बजट ज्यादातर उन एरियो में रखा है जहां ज्यादातर वोट है। मलिर के अंदर स्कीमें रखी गई हैं, शारे भुट्टो पे रखी गई हैं, वो कॉजवे जो उनकी ज्यादा साइड जो है वो मसद के वो अंदरूनी सिंह की तरफ लगता है, उस साइड में। कराची के लिए कोई नहीं है। आप तो इनसे सवाल करें, इनके किसी वजीर को बुलाए। मैंने तो स्पीच में कहा भाई मुर्तजा बहार साहब, सईद गनी साहब, आप शारे फैसल से, आप तारिक रोड से, आप एयरपोर्ट के रोड से निकल के जरा यूसी के अंदर आए ना। यूसी के अंदर आए ना, यूसी के अंदर तो कोई बुनियादी सहूलत ही मैसर नहीं है। पानी आप नहीं दे रहे हैं, स्टेबलिटी सिस्टम आप नहीं सीख रहे, रोड आप नहीं, रोड खुदा की कसम रोड देखने के लिए हमारी आवाम तरस गई है। रोड कलर किस तरह का होता है रोड भूल गए लोग हमारे। तो यह अभी जो हालात आएंगे, यकीन माने गाड़ियां अलग डूबेंगी, नाले में लोग अलग मरेंगे, और जो जगह जगह जो सुई गैस की लाइनें डली हुई खुद के ना, वो पेचिस सारे बैठेंगे। आपको पता है कि ये तमाम 2-2 अरब रुपए हर टाउन को इस सुई गैस के कटिंग चार्जेस में लिया जाए। तो ये सवाल आप एमपी से मत करिएगा, ये सवाल करिएगा टाउन नाजमीन से जिन्होंने ये परमिशन दी है 2-2 अरब रुपए हर टाउन को मिले ये गैस के कनेक्शन मतलब लाइन बिछाने के लिए। एमजीएम पाकिस्तान तो जितना फील्ड में है, मैं कहता तारीख में कोई फील्ड इनका इसी शहर में इलाकों में नजर नहीं आता है। क्या पीयूष पार्टी को हो, जमात इस्लामी को, ये कोई नजर नहीं आ रहा रोड के ऊपर। और बरसात में आगे सिर्फ बयानबाजी करेंगे। भाई आप टाउन नाजिम है, उसके पास भी बेतहाशा पैसे हैं, फंड है, रिकवरी है, भाई आप तो कराओ ना। अब ये सारे नाले अगर वो जब उनसे बात की जाती है पैसों की तो वही कहते हैं बारिश खत्म हो जाएगी और 4 दिन के बाद सारे लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ था। सिंध हुकूमत कहती है हमने तो इतना बाख्तियार कर दिया है कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो भी हमने लोकल इंतजामिया के हाथ में कर दिया है जी। और वो कह रहे हैं कि जनाब हमने जो है वो काफी बाख्तियार कर रहे हैं, हम तो आर्टिकल 140A भी लेके आने वाले हैं। सर मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ, ये जो मुख्तलिफ हम कराची में जब निकलते हैं तो पहले सूरत हाल नहीं नजर आती थी ऐसी। अब तो जैसे आप निकलते हैं तो आप शहर से बाहर चले जाएं, पंजाब के गाँव देहातों में, या आप सिंध के अतराफ में गोट देहातों में चले जाएं, तो वहां पे हम देखते थे कि जो माहौल बना हुआ है ठेलों का और रास्ता नहीं है, कमोबेश वही पूरा कराची मंजर दे रहा है। तो फिर ये हम इसको सिटी का नाम क्यों दे रहे हैं? क्या अब हालात वो नहीं आ गए कि हम इसको वापस से गांव की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? तो गांव तो बन गया है, ये मौजूदारों का नक्शा पेश कर रहा है। अब मौजूदारों को पूरा नक्शा पेश कर रहा है। देखिए मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपने ही जहां से बोर्ड लेके आता ना, जहाँ बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, अब तो ये कराची के साथ भी कह रहे हैं, वहां पे तो लोगों को पढ़ाते नहीं है, स्कूल नहीं है, तालीम का बहुत पूरे टीचर उस तरह के है नहीं, पढ़े लिखे टीचर नहीं है, भर्ती किए जा रहे हैं।
कराची में ये मखदूस सूरत हाल, कराची के स्कूलों का क्या हाल है देख ना, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। हमने आवाज उठाई, कराची में इतने हजारों बच्चे जो है वो घर से, स्कूल से बाहर है। स्कूल के ना डेस्क है, ना पंखे हैं, ना छत है, ना वॉशरूम है, ना गेट है उसका। यार मतलब शर्म भी नहीं आ रही। इतने लोग खुल के बात कर रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं है। अभी देखे ना, एजुकेशन में अच्छा खासा बजट रखा है, पीछे ज्यादा से ज्यादा बजट रखा है, हर चीज से बजट रखा है। अरे भाई बजट रख रहे तो कहां जा रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि FIA करप्शन है, एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, या हमारे जजेस साहब हैं, या जो लोग भी कराची के लिए अच्छा सोचते हैं, यार कोई तो आवाज बुलंद करे, कोई तो उनको पकड़े। ये करप्शन हो रहा है सिर्फ। देखिए अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी, कराची 14 ऐसे शहर है जहाँ रहने की जगह नहीं है। वो तो आपका बयान देखा आपने परसों टीवी पे क्या कह रहा है। अरे वो तो घर में बैठ के बना रहे हैं, मैं तो इतना काम कर रहा हूँ। तो भाई अगर काम कर रहे हैं तो हमें वो वाला चश्मा दे दे, ताकि मैं अपने PS 130 के अंदर जो हमारे वोटर है उनको दे दूंगा चश्मा। भाई तुमको नजर ही नहीं आ रहा है, ये वाला चश्मा भेजो तो कैसा काला रोड नजर आएगा, नाला बना हुआ नजर आएगा, वो VIP होगा, और वो अर्के गुलाब से रोड धुल रहे होंगे, माशाल्लाह से अर्के गुलाब से धोएंगे वो। यकीन माने ये जो कुर्बानी हुई है लाशें आज भी नाले के अंदर पड़ी है। इन्होंने चूना तक नहीं डाला, बल्कि चूना लगा दिया आवाम पे, चूना तक नहीं डाला इन्होंने। जहां ओफल मेन पॉइंट पे पड़े थे चूना भी नहीं डाला है वहां पे, पक्का चूना लगाया इन्होंने इस दफा तो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो जमाल अहमद MKM से मौजूद थे। सब अपनी बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वही प्रोग्राम के आगाज़ में जो मैंने कहा था कि एक जमात दूसरे जमात पे बात डालती है, किस तरह से क्या रहा है, क्या उनकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, कुछ चीज़ें जो जमाल साहब ने कही वो यकीनन सोचने की बात है कि कुछ तरक्याती फ़ंड जो UC नाज़मीन को दिया जाता है वो उस फ़ंड का कर क्या रहे हैं। तमाम बातें अख्तियारात की तकसीम की हैं। बल्दियाती सिस्टम कायम करने के बाद जब तक अख्तियारात और फ़ंड्स की तकसीम निचली सतह तक ना सिर्फ कराची में बल्कि हर जगह पूरे पाकिस्तान में नहीं हो जाती, जब तक मसाइल नहीं होते हल हो सकते। जहाँ तक बात है यहाँ पे जो कुर्बानी हुई ईद अल अज़हा के बाद से जो अच्छी सूरत हाल आपको नज़र आ रही थी कि जनाब ठीक है सफाई के इंतजाम हुए, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा है कि बिल्कुल जैसे कोई दीमक है और वो दीमक पूरी दीवार को चाट चुकी है, वो दीवार खोखली हो गई है, लेकिन उसके ऊपर रंग कर दिया जाता है, उसकी आराइश कर दी जाती है, लेकिन दीवार खोखली है। गंदगी का ढेर जो है कहीं ना कहीं इस वक्त सिटी के जो हमारे करता धड़ता हैं उनकी तो जिम्मेदारी है ही, थोड़ा बहुत शहरियों को भी ख्याल रखना ज़रूरी है। हम किस तरह से जब अपना घर साफ कर लेते हैं, अपने घर में कचरों का जो है वो इंतज़ाम करके रखते हैं, तो हम बाहर कैसे गंदगी फैला सकते हैं और किस तरह से हम ये अपने शहर को गंदा कर लेते हैं और फिर दूसरों पे हम कहानी डालते हैं कि जनाब ये सब कुछ हुआ। ठीक है, बारिशें होने वाली हैं और मानसून से पहले सफाई का ख़ास इंतज़ाम होना नहायत ज़रूरी है। इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जो भी अभी बारिशें होंगी उसमें अपने अपने घरों की और बाहर जो सफाई का इंतज़ाम है कम से कम अपने तौर से साफ करके रखें। जो हुकूमत करेगी वो तो बहरहाल उनकी जिम्मेदारी है, करना चाहिए। हम आज का प्रोग्राम कर ही इसलिए रहे थे कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें, बल्कि मुतल्लिका इदारों को भी बताएं कि जनाब कराची आपकी तवज्जो मांग रहा है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।